क्या अमेरिका की मून लैंडिंग फेक थी? 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की सफल चंद्र लैंडिंग के बाद घर वापस आते हुए नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने यादगार के तौर पर अमेरिकी झंडा चांद की सतह पर अपनी लैंडिंग साइट से 8 मीटर दूर गाड़ दिया था। घर की उड़ान भरते वक्त लूनर लैंडिंग मॉड्यूल के रॉकेट इंजन से निकली गैसों के प्रचंड वेग से यह झंडा उखड़कर जमीन पर जा गिरा था। इस कारण भविष्य में गए अपोलो मिशन में यह ख्याल रखा गया कि झंडा लैंडिंग साइट से दूर लगाया जाए, पर चूंकि हवा नहीं है इसलिए इस झंडे के फैब्रिक के भीतर विशेष रूप से बनाई गई हल्की तारों की संरचना मौजूद थी जिससे कि झंडा सीधा रहे। उसके अलावा झंडा निकाल कर लगाने के दौरान ट्रांसफर हुए मोमेंटम से पैदा हुई सिकुड़नों के कारण भी झंडा लहराने का आभास देता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण स्पेस में लहराने अथवा किसी भी प्रकार की गति कर रहे ऑब्जेक्ट की गति लंबे समय तक संरक्षित रहती है। खुद से समझ न आए तो मैं यहाँ कहना यह चाहता हूँ कि झंडा कैसे लहराया, फोटो में सितारे क्यों नहीं दिखे, परछाई की शेप अजीब क्यों है। ऐसी बातें करने से पहले यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी पर हासिल हुए मानवीय अनुभव अंतरिक्ष अथवा दूसरे ग्रहों पर पूरी तरह अलग हो सकते हैं। अगर कोई चीज देखने में अजीब लग रही है तो जरूरी नहीं कि उसके पीछे कोई साजिश में एरोडायनामिक्स अथवा ऑप्टिक्स के नियम पृथ्वी से पूरी तरह अलग होते हैं। जरूरत उन नियमों को समझने की है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आज से 50 वर्ष पूर्व आखिर किस तकनीक के सहारे नासा चांद पर होकर आ गया। यह पूछना कुछ ऐसा ही है मानो कोई आज सेल्फ ड्राइविंग कार को देख यूं कहे कि आज से कुछ दशक पूर्व कार होनी असंभव थी। कार पहले भी होती थीं, बस कंट्रोल डिजिटल कम मैनुअल ज्यादा। बल्कि सही मायनों में अपोलो मिशंस के साथ ही डिजिटल कंट्रोल्ड फ्लाइट की शुरुआत हुई थी। जिस डिजिटल फ्लाई बाय सिस्टम को आज तक एयरलाइंस और फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे चाहे 2023 हो अथवा 1969, चांद अथवा स्पेस में जाकर वापस आने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक तो आपके रॉकेट के वजन उठाने की क्षमता और दूसरा रेडियो वेव्स पर आधारित नेविगेशन कम्युनिकेशन तक। आपको बता दूं कि 1936 जर्मनी ओलंपिक का पहली बार सीधा प्रसारण रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन के जरिए हुआ था। 1960 और 1964 का ओलंपिक आते आते रेडियो तकनीक इतनी सशक्त हो चुकी थी कि इन ओलंपिक खेलों का विश्वव्यापी प्रसारण हुआ था। इन्हीं रेडियो वेव्स के सहारे ही स्पेस में नेविगेशन और कम्युनिकेशन होता है। जहां तक रॉकेट की क्षमता की बात है तो 2023 में भारत 4.25 लाख किलोमीटर दूर मौजूद चांद की कक्षा में 4 टन वजन भेजने की क्षमता। वही आज से 50 वर्ष पूर्व नासा 5 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद मंगल ग्रह तक 22 टन वजन भेज पाने में सक्षम था। जी हाँ, मंगल ग्रह। इसी फैक्ट से आप 50 वर्ष पूर्व उनकी तकनीक के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। नासा की अधिक पेलोड कैपेसिटी के कारण ही अपोलो यानों को इस तरह बनाया जा सका कि वे चांद पर उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर ला भी पाए। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद अपोलो के दो हिस्से हो जाते थे, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल और लूनर लैंड। कमांड मॉड्यूल में मौजूद रहकर माइकल कोलिंस चांद का चक्कर लगाते रहे तो वही नील और एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल में बैठकर चांद पर उतरे। लूनर मॉड्यूल के भी दो हिस्से थे जिन दोनों हिस्सों में रॉकेट इंजन फिक्स थे। उतरने के बाद निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से के लिए लॉन्च पैड का काम करते हुए चांद पर ही रह जाता। चांद पर उतरते समय लूनर मॉड्यूल का कुल वजन 15,103 किलो था, जिसमें ईंधन के तौर पर एरोजीन 50, ऑक्सीडाइजर के तौर पर नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, ऑक्सीजन, पानी तथा साइंटिफिक उपकरणों का वजन ही 8 टन से। चांद को छोड़कर जाते वक्त लूनर लोअर मॉड्यूल का वजन 2,445 किलो और ईंधन का वजन 2,376 किलो था। उतरते वक्त रॉकेट थ्रस्ट 45,000 न्यूटन थी तो वापस जाते समय 15,000 न्यूटन। कहने का मतलब यह है कि पल पल क्या हुआ, यान में क्या क्या था, इसकी जानकारी नासा ने पब्लिक डोमेन में अपलोड कर रखी है। कोई देखने या पढ़ने की जहमत तो वैसे आपको बता दूं कि अपोलो मिशन की पुष्टि के लिए आपको किसी अन्य की साक्षी की जरूरत नहीं। ये काम आप स्वयं कर सकते हैं। बस किसी ऑब्जर्वेटरी से संपर्क करिए जिनके पास शक्तिशाली लेजर शूट करने और वापस डिटेक्ट करने का सिस्टम हो। किसी एक्सपर्ट से लूनर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझकर चांद के लैटिट्यूड 67,308 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्जिट्यूड 23.47297 डिग्री ईस्ट पर निशाना लगाकर एक लेजर शूट करिए। लगभग 2.5 सेकंड के बाद आपको अपनी भेजी लेजर वापस रिसीव हो जाए। ये कोऑर्डिनेट अपोलो मिशन द्वारा चांद पर छोड़े गए लेजर रिफ्लेक्टर के हैं जिन पर लेजर बाउंस करा के दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी अंतरिक्ष में चांद की सटीक स्थिति का आकलन कर पाते हैं। इन लेजर रिफ्लेक्टर के सहारे ही हम यह जान पाए हैं कि चांद हर साल पृथ्वी से 1.5 इंच दूर होता जा रहा है।
एक प्रश्न यह भी उठता है कि नासा ने 50 वर्षों से चांद पर जाना बंद क्यों कर रखा। इसका सीधा जवाब यह है कि मान लो कि आपको गोवा घूमना पसंद है तो आप हर साल गोवा ही जाते हैं, 2-4 बार जाएंगे, उसके बाद पैसे का सदुपयोग करते हुए दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना पसंद करेंगे, है कि नहीं। अब चोरी तोड़क गैंग तो दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। अमेरिका महंगा देश है। एक स्पेस मिशन की एवरेज कास्ट 30 से 40 हजार करोड़ आती है। सफल अपोलो मिशंस के बाद नासा के बजट में कटौती की गई, जिस कारण उन्होंने सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर मिशन भेजने पर ज्यादा ध्यान। नील और एल्ड्रिन चांद से 21 किलो लूनर चट्टाने भी लाए थे, जिनके चांद से संबंधित होने की पुष्टि दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र परीक्षणों के बाद की है। अपोलो मिशन के दौरान दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और हजारों स्वतंत्र खगोल वैज्ञानिकों की टीम पल पल अपोलो की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे थे। अपोलो मिशन में नासा के ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4 लाख से ज्यादा लोग जुड़े थे। भर की स्पेस एजेंसीज, यहाँ तक कि इसरो और अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी रूस तक ने अपोलो मिशन की पुष्टि की है। अब आप क्या कहेंगे कि दुनिया भर के लाखों लोग, स्पेस एजेंसीज और वैज्ञानिकों की आंखों में धूल झोंककर अमेरिका ने अपोलो मिशन की जालसाजी कर डाली। क्या हम मान लें कि इसरो भी नासा के हाथों बिक गया है? यकीन मानिए, इतने बड़े स्तर का षड्यंत्र रचने से कहीं ज्यादा आसान है चांद पर एक चुअल में जाना। ऐसे ही और मजेदार जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।